वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के महासमर को लेकर चल रही चेतावनी और नसीहतों को लेकर है। विपक्ष की ओर से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि 2024 में पीएम मोदी के चुनावी विजय का रथ उसी तरह से रोक दिया जाएगा जैसे लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। बीजेपी का कहना है कि राष्ट्र के विकास का रथ रोकने वाले को जनता रसातल भेज रही है, लेकिन इस बीच एक गंभीर नसीहत पर भी सियासत हो रही है। कारण यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कर्नाटक में बीजेपी की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा है कि अब बीजेपी को सिर्फ ब्रांड मोदी के नाम और हिंदुत्व की विचारधारा के बूते चुनावी जीत नहीं मिलेगी। संघ ने कहा है कि अब स्थानीय मुद्दों पर काम करना होगा और स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनाना होगा। संघ ने मोदी के चेहरे और हिंदुत्व की विचारधारा को बीजेपी की मजबूती मानते हुए स्थानीयता पर जोर देने की नसीहत दी है। संघ की इसी नसीहत के पीछे चिंता भी जाहिर की गई है कि कर्नाटक में जिस तरह जाति, उपजाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर चुनाव हुआ, जिस तरह से मुस्लिम वोटों के दबाव से लेकर चर्च तक की भूमिका सामने आई, वो बेहद चिंताजनक बीजेपी के लिए है। इसीलिए हमने आज लिखा है संघ पुकारे समझो इशारे। तो सवाल यही है कि क्या 2024 चुनाव से पहले बीजेपी आरएसएस के इशारे समझ रही है? क्या विपक्षी दलों की मोर्चेबंदी से मुकाबले के लिए बीजेपी को अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस धरती पर एक बड़ी संख्या में को आशीर्वाद देने आए हुए 2024 के चुनावी महासंग्राम से पहले पक्ष विपक्ष में चिंतन, मंथन, रणनीति, मोर्चेबंदी की तैयारी है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्षी दल। बीजेपी 9 साल के काम का प्रचार कर रही, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब काम पर लगा दिए गए। विपक्ष में एकजुटता की कोशिश जोरों पर। कर्नाटक की जीत से जोश हाई है, सपने बड़े हैं, बड़ी उम्मीदें और बड़े दावे हैं। लालू जी ने आडवाणी जी का रथ रोका। इस बार महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से मोदी जी का रथ रोकेंगे। आपके पिताजी ने श्री आडवाणी जी का जो रथ रोका था, तो क्या हुआ? भारत को राम मंदिर मिला और आपके पिताजी को होटवार मिला। ये उन्माद का रथ मोदी जी का तो लालू जी और नीतीश जी ने 2015 में ही रथ रोक दिया था बिहार में। अब तो हमारा महागठबंधन का स्वरूप बदल गया। 2024 में बीजेपी बनाम विपक्षी दलों के बीच 1-to-1 टक्कर की तैयारी। 23 जून को पटना में बैठक होनी है। इन तैयारियों के बीच विपक्ष के सबसे बड़े धड़े कांग्रेस की अपनी तैयारी भी अलग है। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां के लिए अलग तैयारी, बाकी 2024 के लिए प्लान रेडी है। खबर है कि कांग्रेस 1 से 3 हफ्ते के अंदर कांग्रेस पार्टी की नई वर्किंग कमेटी का ऐलान करेगी। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बना देगी। ओडिशा, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में नए प्रदेश प्रभारी बना दिए जाएंगे। राजस्थान में नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी है और इसमें प्रियंका गांधी से उत्तर प्रदेश का प्रभार वापस लेकर बड़ी भूमिका दी जा सकती है। कांग्रेस से लेकर विपक्ष तक की मोर्चेबंदी की खबर बीजेपी को भी है। खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी ने बड़ा सबक लिया है और ऐसी ही कुछ नसीहतें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में भी दी गई, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया कि पिछले 9 साल में पहली बार कर्नाटक में बीजेपी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा। इतना ही नहीं, ये भी नसीहत दी गई कि पीएम मोदी का करिश्माई चेहरा और हिंदुत्व के विचार भर से अब चुनावी विजय हासिल करना संभव नहीं। संघ ने कहा कि बीजेपी को स्थानीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व और प्रभावशाली कामकाज के बूते चुनाव में जाना होगा। मतलब साफ है, संघ के मुताबिक अब बीजेपी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे और हिंदुत्व के विचार पर सवार होकर चुनावी किले फतह नहीं कर पाएगी। कर्नाटक की गलतियों पर बीजेपी गंभीर है और अलर्ट भी। शायद यही वजह है 11 जून को दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। अमित शाह और जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी इस बैठक में रहने वाले हैं। इससे पहले 28 मई को ही प्रधानमंत्री ने बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। जाहिर है, बीजेपी अब क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व और चुनावी राज्यों के स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहेगी। इस बात की अभिव्यक्ति
अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं, तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे। हालांकि देश से लेकर दुनिया तक में जो तमाम लीडरशिप सर्वे हुए, उनमें नरेंद्र मोदी के चेहरे को अब भी दुनिया का सबसे सशक्त प्रधानमंत्री माना गया। देश के अंदर भी मोदी ब्रांड की पॉलिटिकल वैल्यू बरकरार है। बीजेपी को इस ब्रांड वैल्यू के साथ क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की ताकत जोड़ना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बीजेपी की तैयारी, दूसरी तरफ विपक्ष भी पढ़ने को है, भारी कोशिश कर रहा है। 23 तारीख को बड़ी मीटिंग पटना में होने वाली है और वहीं से तेजस्वी यादव की यह हुंकार भी निकलकर सामने आई है। दोनों ही पक्षों के कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ तारुफ कराते हुए चर्चा को आगे लेकर चलेंगे। डॉक्टर अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चितरंजन गगन साहब, स्पोक्स पर्सन है, आप आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आशुतोष वर्मा, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, अब तो बिहार से हुंकार भर दी है तेजस्वी यादव ने, ये कहते हुए कि जैसे लालू यादव ने रोका था लालकृष्ण आडवाणी का रथ, वैसे ही 2024 में नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन मोदी जी का रथ रोक देगा। क्या है इस पर जवाब आपका? ऐसा है ना चित्रा जी कि गधोल कुल को भी अंदेशा होता है कि वो घोड़े से तेज दौड़ेंगे, तो हुंकार भरते रहें। हुंकार भरने से अगर किसी का रथ रुक जाता है तो फिर तो रथ ही क्या हुआ। और वैसे भी तेजस्वी यादव तो 18 वर्षों से सत्ता से बाहर हैं भाई, 2005 के बाद से। अभी ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सरकार बना के नीतीश जी के साथ आ गए हैं, 7 पार्टियों का गठबंधन लेके। अब आगे आगे इसका अंजाम क्या होगा, पहले तो ये सरकार कितने दिन तक इनकी चलेगी, वही सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री का आलम यह है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल जाते हैं, पता नहीं लक्ष्मी भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी चुनाव आने तक। तो तमाम ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब जनता के सामने नहीं चलता है। आप जनता के सामने जाएंगे तो जनता के सामने आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या क्रेडिबिलिटी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की यह है कि भाई एक साल में एक ही पुल 2-2 बार गिर जाता है और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों को पता ही नहीं रहता है जी, और फिर कहते हैं कि नहीं पता था कि तो गिरने ही वाला था, उसके बाद भी काम चलते रहता है। क्या क्रेडिबिलिटी यह है कि शराबबंदी के राज्य में लगातार शराबें मिल रही हैं, शराब से मौतें हो रही हैं और उस पर से मुख्यमंत्री कहते हैं निहायत संवेदनहीनता के साथ, जो पिएगा तो मरेगा, पुल बनेगा तो गिरेगा। तो ये सब क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गई है। तेजस्वी आने के पहले, मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में। उस कैबिनेट की नौकरी का आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। नौकरी तो छोड़िए साहब, आप तो संविदा पर बैठे हुए वर्कर्स को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो तमाम ये सब बातें हैं जो जनता की क्रेडिबिलिटी जनता के सामने आप ठीक है। ये तो हो गई तेजस्वी यादव की बात, लेकिन आरएसएस के मुखपत्र से जो चिंता सामने आई है उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। मुस्कुरा रहे हैं अभय दुबे जी, मैं आपके पास फौरन आ रही हूं, लेकिन चितरंजन गगन जी, उसके पहले आपका रुख करते हुए जो आरोप लगाए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। और अब तो बीजेपी ये भी कह रही है कि आपने लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका था, तो देखिए राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया, 2024 जनवरी में ही उद्घाटन होगा और बाकी पार्टियां कैसे रसातल में चलती गई जिन्होंने रोकने की कोशिश की। जवाब इस पर देखिए चित्रा जी, राम मंदिर बन के तैयार हो गया, इसमें भाजपा कहां से? भाजपा इसमें 3 में है कि 13 में? राम जन्मभूमि का मामला हो या राम जी का मंदिर बना हो, इसमें भाजपा कहां से? और जो ऑर्गेनाइजर में छपा है, इसके बावजूद भी अगर भाजपा इसे सबक नहीं लेती है जी, तो समझ सकते हैं कि भाजपा का भविष्य क्या होने वाला है। कैसे रोकेंगे बीजेपी का रथ? नहीं, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे वो बिहार के बारे में, तो सवाल यह है कि अब भाजपा में तो एक रटी रटाई जो दिया जाता है तैयार स्क्रिप्ट, उसी को लोग बोलते हैं। लेकिन तो अब हम नहीं कर रहे हैं, अब तो जो उनका जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर जो कि डायरेक्शन देती है भाजपा के, उसी के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर भाजपा चलती है, डायरेक्शन देती है क्या करना है, क्या रणनीति तैयार करना है। हाँ। वो खुद अब सामने स्थिति को रख दिया है। अरे वो तो डायरेक्शन देंगे, आप लोग कैसे रोकेंगे, ये जानना चाह रही हूं मैं। हम लोग तो बिहार में तो पहले भी दिखाया जा चुका है। 2015 में क्या हुआ था, 2015 में क्या हुआ था सबों ने देखा।
तो आज तो स्थिति उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है ना। 2015 और यह 2023 है, 2024 में चुनाव होने वाला है। स्थिति कहां से कहां बढ़ चुकी है। 2020 का ही चुनाव देख लीजिए, अगर नीतीश जी नहीं रहते तो भाजपा कहां रहती। हाँ, कांग्रेस बीजेपी दोनों की स्थिति खराब थी 2015 में, लेकिन अब कांग्रेस आपके साथ आ गई है तो आपको लग रहा है कि मजबूती वहां पर बढ़ गई है। अभय दुबे जी की भी एक टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद सबका आप जवाब दीजिएगा। अजय आलोक जी, अभय दुबे जी, मतलब ऑर्गेनाइजर जमीनी स्तर पर काम करके आरएसएस के हवाले से रिपोर्ट छापता है, उससे कांग्रेस इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? देखिए, आज जो करोड़ों दर्शक चित्रा जी का शो देख रहे हैं, एक मूर्धन्य पत्रकार का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हार को स्वीकार कर दिया है और उस हार के दो कारण बताए हैं। एक, प्रधानमंत्री जी की छद्म छवि जो बनाई गई थी वो, एक दूसरा जो हिंदू धर्म का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था वो। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि एक बेरोजगारी का, महंगाई का, संसाधनों की लूट का, भीषणतम भ्रष्टाचार का, सांप्रदायिक उन्माद का बबूल का वृक्ष लगाया, जिसके तले वो अपनी सत्ता को पोषित करना चाहते थे। तो संघ के ऑर्गेनाइजर ने कहा, लोगों की राह में अगर कांटे बिछाओगे तो आपकी सत्ता जारी नहीं रहेगी। करता था सो क्यों किया, कबीर ने कहा इनके लिए, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। मोदी सरकार की उपलब्धियां 9 साल की जो है वो पीठ पर लाठी, 2 सौगात है, पीठ पर लाठी और पेट पर लात। वो किसान हो, नौजवान हो, पहलवान हो, संविधान हो, सबके साथ किया। ऑर्गेनाइजर के अगर लेख को पढ़ेंगे तो यही बात का उल्लेख उन्होंने किया है। कभी आरएसएस आपको अच्छी लगने लगती है ना अभय दुबे जी? अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बेटे का कर्नाटक से बयान आया था कि अगर कुछ खराब हुआ तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे, लेकिन कभी कभी आप लोगों को आरएसएस खूब सुहाती है। आरएसएस की पाठशाला का पढ़ाया हुआ ही पाठ तो था ये जो 9 साल से रट रहे थे। अब उसने इस बात को स्वीकार लिया। ये तो राहुल गांधी जी कहते थे। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने 3 क्षेत्रों की अपनी परिभाषा को परिभाषित किया और वो राज्यों में लागू कर रहे हैं। कर्नाटका की जीत इस बात के संकेत देती है कि आर्थिक न्याय, हाँ। जो बहनों को 1-10 से कर दीजिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय ये है कि जो महंगाई की आग में झोंक दिया है वहां पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कीजिए, वहां 400 का गैस का सिलेंडर जो था उसको कम से कम 500 रुपए में कीजिए, 1500 रुपए बहन बेटियों को दीजिए। ये आर्थिक न्याय था। सामाजिक न्याय ये है कि आप जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उस पर दृढ़ता से लड़िए आरडी ऑफ इंडिया के साथ। हार जीत की चिंता किए बगैर और कर्नाटक के परिणामों ने इस बात के संकेत दिए। और सामाजिक न्याय, जवाब दीजिए इस पर। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हैं उनको नेतृत्व सौंप दीजिए। ठीक है, राहुल गांधी जी के फॉर्मूले से मुखपत्र ऑर्गेनाइजर अगर ये कहेगा कि पहली बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक में आपकी सरकार चली गई है, नरेंद्र मोदी का ब्रांड चेहरा है, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे या हिंदुत्व के भरोसे अब बीजेपी की नैया आगे नहीं पार करने वाली है। स्थानीय स्तर पर मुद्दों की मजबूती जरूरी है। अजय आलोक जी, देखिए, निश्चित तौर पे सिर्फ आरएसएस ही क्यों, हम अपना फीडबैक खुद भी लेते रहते हैं और अपने लोगों के सुझाव को बहुत अच्छे से और गंभीरता से लेते हैं और उन सुझाव पे अमल करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जब खुद के डिफेंस सेक्रेटरी ए.के. एंटनी ने रिपोर्ट सौंपी 2013 में 14 के चुनाव के हार के बाद कि मुसलमानों की पार्टी बनने के कारण जो एक परसेप्शन आपका गया है उसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसको भी गंभीरता से कितने लिया वो सब हम देख रहे हैं कि अभी भी मुसलमान कर रहे हैं। तो हम ऐसे नहीं है, हम तो सुझाव को गंभीरता से लेते हैं, उस पर अमल करते हैं। और जहां तक रही बात, स्थानीय नेतृत्व सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और हमारे नेता तो इसमें बहुत आगे रहते हैं कि युवा नेतृत्व को आगे निकाला जाए, स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाया जाए। बैटरी ऑफ लीडर्स है हमारे यहाँ। महाराष्ट्र देखिए, देवेंद्र फडणवीस आए, कोई सोचता था कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आप एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। रघुवर दास, अति पिछड़ा मुख्यमंत्री झारखंड, एक से एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमने निकाले हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर देख लीजिए, तेजस्वी सूर्या को कर्नाटका में देख लीजिए। एक चुनावी जीत या हार से कुछ नहीं होता है। हम जनरेशन नेक्स्ट के बारे में हमेशा, बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, जनरेशन नेक्स्ट के बारे में हमेशा सोच के यही है ना अजय आलोक जी। अब जहां से 40 में से 39 सीटें एनडीए ने हासिल की थी, इस बार तो वहां की डगर बड़ी कठिन रहने वाली है बीजेपी के लिए। अब वहीं से आते हैं एक सवाल इस पर, उसके बाद यूपी भी लेकर चलूंगी। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ चित्रा जी, एक बात निश्चिंत रहिए कि बिहार में 40 में 39 आई थी, इस बार उम्मीद है कि 40 में 40 आएंगी। उसका कारण है
कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है, जिन पार्टियों का मिश्रण होकर ये सरकार बनी है, ये जनता की अपेक्षा की सरकार नहीं है, ये जनता के विश्वासघात की सरकार है। जिस तरह से यहाँ पे तुष्टीकरण हो रहा है, जिस तरह से आंख मूंद के फैसले लिए जा रहे हैं, इससे जनता में क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। और ये इनका गठबंधन होगा कहां से? इनका गठबंधन होने ही वाला नहीं है। आप देखिएगा चुनाव आते आते तक कौन किसको डंप करेगा और कौन किसको पंप करेगा किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये एब्सोल्युटली आइडियोलॉजी लेस, विचारधारा लेस गठबंधन है। इनसे हमें डरने की कहां जरूरत है? ठीक है। क्या 2014 वाली स्थिति वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी बिहार में? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, ऑर्गेनाइजर की जिस रिपोर्ट का हवाला देकर इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि स्थानीय स्तर पर अगर मजबूत नेतृत्व है और लोकल मुद्दों को तरजीह दी जाती है तो फिर वहां की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी मजबूत पहचान बन चुकी है। तो यूपी को लेकर कम से कम बीजेपी मानकर चल रही है कि उसके लिए संकट नहीं है। ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। आशुतोष वर्मा जी। नहीं, चित्रा जी धन्यवाद। अगर उत्तर प्रदेश को लेके वो मान के चल रही है कि कोई बड़ी चुनौती नहीं है तो ठीक है, उनके लिए बढ़िया चीज है। हमें मेहनत करनी, हमको पता है कि 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मात्र 5% वोटों का अंतर रहा है। पिछली बार हम 47 से 111 और गठबंधन में 125 आए हैं, तो अपनी मेहनत से आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखना यह है कि क्या स्थानीय मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है कि नहीं लड़ती है, ये सबसे बड़ी बात है। कर्नाटक में चुनाव ने ये दिखा दिया है कि अगर आप वहां के स्थानीय मुद्दे नहीं उठाते और बार बार ध्रुवीकरण की बात करते हो तो परेशानियां होंगी। और 2022 में जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिला है वो इस लोकल मुद्दों पे ही मिला है। वो हमने लड़ाई लड़ी है, वहां पे नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस, इन सब की लड़ाई लड़ी है। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने शुरुआती वक्तव्य में नौकरी की बात करी और बिहार से जोड़ा। तो भाई साहब, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष के हिसाब से 18 करोड़ नौकरी आज तक होनी चाहिए। आप अपनी बात तो देख नहीं पाते हैं और आप दूसरों को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। और अभी बात उन्होंने कही गठबंधन होगा नहीं होगा नहीं। भाई 25 गठबंधन लेके आप देश में आए थे, आज 5 भी नहीं है। तो गठबंधन आप निभा नहीं पा रहे हो, गठबंधन दूसरे नहीं निभा पा रहे हैं। तो पहले अपने अंदर झांक के देखिए आपके अंदर क्या कमियां पिछले 9-10 साल में आई हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए हमारी बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ है, रास्तों में खींचा गया है। लेकिन एक मंत्री नहीं, एक महिला मंत्री नहीं आके सामने खड़ी हो रही है। और वही महिला मंत्री जो है, जब चुनाव होता है, जब विपक्षियों की सरकार होती है, तो वहां पर पहुंच जाती है अपना पूरा टीम झाम लेके। ये सोचने वाली बात है। ये कौन सी राजनीति है? ये इस पर अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए। विशाल मिश्रा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए हैं। अजय आलोक जी। सबसे पहली बात इन्होंने कहा, मुझे अजीब समझ में नहीं आता चित्रा जी, विपक्ष का क्या हाल काल है। कर्नाटका में कांग्रेस जीती है, समाजवादी पार्टी उसका खुशी बना रही है, आरजेडी खुशी बना रही है। लोकल मुद्दे क्या इन्होंने उत्तर प्रदेश में नहीं उठाए थे? इसका मतलब ये मानते हैं क्या कि ये लोकल मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने नहीं उठाए, इसलिए इनकी इतनी बुरी हालत हो गई? ये तो सरकार बना रहे थे ना उत्तर प्रदेश में। एक चुनाव नहीं, 14, 17, 19, 22, 4 चुनाव में भी जनता से सबक सीखने के बाद भी समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या ठेका ले रखा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा? इनको जनता ही सबक सिखा रही है। जहां जहां ये फैमिली लिमिटेड कंपनी है ना हर स्टेट में, फैमिली लिमिटेड कंपनी जहां जहां हर स्टेट में है, जनता मन बना चुकी है उन लोगों को सबक सिखाने का, चाहे वो राष्ट्र के स्तर पे हो, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हो। आप ये देखिए भ्रष्टाचार कहां है? जहां परिवार है। और यही लोग चाहते हैं शासन, इनके शासन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और उसके बीच में जो आता है उसमें घुस जाते हैं। ये मुझे भी बता रहे थे कि नौकरी 18 करोड़ नौकरी। भाई साहब, मुद्रा योजना कोई चीज होती है? भारत सरकार में कुल कितनी नौकरियां आपको पता है? 18 करोड़ नौकरी भारत सरकार में मिल सकती है प्रदेश की सरकार में? हमने लोगों को सशक्त बनाया है मुद्रा योजना के तहत, स्वरोजगार दिया है हमने। ऐसी हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की नहीं हो गई, ऐसी हम 5वें नंबर की इकोनॉमी नहीं हो गए। डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम $1 ट्रिलियन पहुंच रहे हैं। आज गांव गांव में, आशुतोष जी जाइएगा उत्तर प्रदेश के गांव में और वहां पे लिए पूर्वांचल में लिट्टी खाइएगा ना, तो लिट्टी का भी पेमेंट यूपीआई और गूगल पे से हो जाता है। ये है डिजिटल ट्रांजैक्शन, लोगों का सशक्तिकरण। एक पावर दिया है हमने, स्वरोजगार योजना, इतने लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। संतान, आप तो डॉक्टर हैं, मेरे कोर्समेट जैसे है, कोमेट हैं, आप बताइए 97,000
आज हम स्टार्टअप कर चुके हैं, यूनिकॉर्न 100 से ऊपर। ये क्या है, ये रोजगार नहीं दे रही है? ठीक है। आपके प्रदेश में इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये रोजगार नहीं ला रहा है? आ रही हूं अभय दुबे जी, जल्दी से आशुतोष जी 2 लाइन में अपनी बात करिए, उसके बाद अभय दुबे जी, फिर विशाल जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चित्रा जी देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि फैमिली लिमिटेड कंपनी की बात आलोक जी ने बोली है, तो मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां घोषित करें कि 2024 में और जितने भी आगे से इलेक्शन लगेंगे, इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति दूसरा इलेक्शन नहीं लड़ेगा। ये ध्यान रखिए बोल के, ठीक है। दूसरी चीज, फैशन की बात तो आप रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और फैशन की बात करेगी तो मतलब लोग भी हंसने लगेंगे कि आप हम पे फैशन पे कटाक्ष कर रहे हैं। अब रही बात, जब रोजगार नहीं है तो उल्टे तरीके से आप कान कैसे पकड़ाते हो कि स्वरोजगार, मुद्रा लोन, ये बोल, नौकरी कहाँ है भाई? बेरोजगारी कहाँ है? बेरोजगारी की लड़ाई नहीं हो रही है क्या? आपको परेशानी ये है कि आपको एक ही मुद्दा अपने नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो भी दिखने की, वो हड़बड़ाहट दिख रही है जब अपनी पेरेंट कंपनी बताती है कि भाई आपके अंदर डिफेक्ट आ चुका है, तो स्थिति यही होती है। कोई बात नहीं, अभी आरएसएस ने कहा है, अभी कुछ लोग आपके अंदर से भी बोलेंगे। अभी जो अहंकार है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। अहंकार जब खत्म होता है तो चिकनाचूर होता है, लेकिन आदमी अहंकार में कुछ भी नहीं देखना चाह रहा है, अपनी परछाई तक देखने को तैयार नहीं है। इसलिए परेशानी है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं में। आज कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आपने जिस तरीके से चुनाव को, कैंपेन को बढ़ाया है पिछले 9 सालों में, सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे, सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दे, इसके अलावा और कुछ नहीं। या तो इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे या हिंदू मुसलमान खेलेंगे। 2014 में इतनी बड़ी जीत थी, उसके बाद 2017 उत्तर प्रदेश उठाकर देख ले, 325 सीटें लेकर आए थे ये लोग अपने सहयोगियों के साथ। यूपी की विधानसभा 403 की थी, आप लोग 47 पर सिमट गए थे। 2019 में उसी उत्तर प्रदेश ने लोगों को फिर से 60 से ज्यादा लोकसभा में सीटें दी। 2022 में फिर ये 250 का आंकड़ा क्रॉस कर जाते हैं। ये केवल सांप्रदायिकता वाले मुद्दे पर इतनी बड़ी जीत वास्तव में हो सकती है क्या यूपी में? जल्दी से 2 लाइन में आप इसका जवाब दीजिए। उनके मुद्दे अगर काम नहीं करते, 3-4 चुनावों को यूपी के देख ले, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर इतनी बड़ी जीत क्यों मिल रही है उन लोगों को, और आप लोगों की बात जनता की समझ क्यों नहीं आ रही है? मेरा ये सवाल है। चित्रा जी, बहुत सिंपल सवाल है कि देश 2014 के बाद से ही नहीं बना है। इस देश में सन 47 के बाद से जितने भी आम चुनाव हैं, आइए हम सब लोग बैठ के बात कर ले, चाहे स्टेट लेवल पे बात कर ले, चाहे सेंटर पे बात कर ले। क्या उस समय भारत की जनता देख नहीं रही थी कि कहां कांग्रेस और कहां सपा और कहां भाजपा जीत रही थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं थे? क्या आरएसएस नहीं थी उस समय? क्या इस तरह की बात नहीं थी? क्या मोदी जी राजनीति में नहीं थे? ये देश का मिजाज होता है। एक बड़ी जीत 2014 में आई, लेकिन क्या उसको आप आगे तक सस्टेन करेंगे या आप अनंत काल तक सोच के आए हैं? ऐसा नहीं होता है। हमने भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री बने थे जब वो किसी पार्टी के नेता भी नहीं थे और वो दूसरे दल के नेता थे। तो हमने 4 बार सरकार बनाई है, हम इतना अहंकार नहीं कर रहे हैं। आप तो दूसरी सरकार चला रहे पूर्ण बहुमत की, तब ये हालत है। और वही 2012 में आप 47 सीटों पे थे, तो आप ये मत कहिए कि कहां पे हैं। मुद्दे सरकार और जनता सब समझती है, जनता उसका जवाब भी देती है। जल्दी से अजय आलोक जी, विशाल जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचे कि बहुत सारी सरकारें आई और चली गईं, दंभ नहीं चलता है। अजय आलोक जी, अब इन्होंने नेताजी की बात कह दी, तो मैं बता दूं कि नेताजी भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही बने थे, कोई अपने दम पे नहीं बने थे। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्यारी लग रही थी आशुतोष जी, है ना? एक बार नहीं, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने नेताजी। अब दूसरी बात सुनिए, अहंकार और आत्मविश्वास, इसका फर्क समझ, अहंकार और आत्मविश्वास की इसमें फर्क समझिए। अहंकार उसको कहते हैं जब एक पुत्र पिता को बेदखल कर देता है। अहंकार उसको कहते हैं जब एक पुत्र अपने चाचा को निकाल देता है। अहंकार उसको कहते हैं जब अपनी मर्जी की चलाता है। और आत्मविश्वास उसे कहते हैं जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। और हमारा आत्मविश्वास गिरता नहीं है, हार भी हम सहजता से स्वीकार करते हैं, और जीत में हमारा माथा खराब नहीं होता जैसे आप लोग का खराब हो गया एक कर्नाटका देख के। इसीलिए आत्मविश्वास के साथ लबरेज ये पार्टी जहां पे हर कार्यकर्ता, हमको हर कार्यकर्ता लगा रहता है कि कैसे अपनी पार्टी को मजबूती दिलाए, क्योंकि ये परिवार की पार्टी नहीं है ना, ये परिवार की पार्टी नहीं है, यहाँ पार्टी ही परिवार है। हमको गठबंधन का ध्यान देने वाले और ये बता रहे हैं कि गठबंधन से सरकार आपने बनाई है। पिछले 17 साल से ये जिस पार्टी में पहले थे उसको भारतीय जनता पार्टी 17 साल से सपोर्ट कर रही है और गठबंधन की सरकार चला रही है और हमको ज्ञान दे रहे हैं। पहले अपने अंदर झांकिए भाई। आज तक आप भारतीय जनता पार्टी बिहार में खड़ी नहीं हो पाई है।
और कहाँ रहेगी 2024 में और उसके 2025 में आपको खुद पता है। ठीक है, बड़ा दिलचस्प विशाल मिश्रा जी को लेकर आना चाहूंगी। देखिए, यूपी के लोग बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहार के लोग कर्नाटका का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कर्नाटका के लोग अब अपनी जीत से गदगद ही हैं, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भी जीत लेने का दावा कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया है इस बार का चुनाव। लेकिन विशाल मिश्रा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अभय जी उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। विशाल मिश्रा जी, दिक्कत तो बड़ी है ना, तभी तो ऑर्गेनाइजर को लिखना पड़ा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे नहीं रहे। अगर स्थानीय स्तर पर काम नहीं होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा, लोकल लीडरशिप आपकी कमजोर रहेगी, तो फिर नरेंद्र मोदी के सहारे कितने चुनाव में अपनी नैया को पार करवाती रहेगी बीजेपी? विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, ये पहली बार नहीं है। 1963 की बात मैं आपको बताऊं, 1963 की बात बताऊं तो 3 जून 1963 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी ऑर्गेनाइजर की वीकली में कहा था कि अगर हार हो रही है तो उस हार को स्वीकार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए कि उसको एक्सप्लेन किया जाए हार को, कि जो है उससे अपने आप को अलग किया जाए, और आत्मचिंतन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, कैंपेन का विश्लेषण करना चाहिए बहुत क्लोजली, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी पिटफॉल हो, उनको अवॉइड किया जा सके। सेम बात फिर ऑर्गेनाइजर में यही दृष्टिगोचर होती है। तो चित्रा जी, इसमें गलत क्या है? आत्मंथन करने की आवश्यकता है तो करिए आत्मंथन। अगर लोकल लेवल पे मुद्दे हैं, लोकल लेवल के चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो लोकल लेवल के मुद्दों को रखिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लोकल लेवल के मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे जरूर फोकस में रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत क्या है, भारत में एक फेडरेशन की व्यवस्था है। तो ये बात सही है कि जब तक लोकल मुद्दे नहीं पूरे होंगे, उनकी आकांक्षाएं नहीं पूरी होंगी, तो फिर वो सेंट्रल लेवल से उनकी कनेक्टिविटी बनने में थोड़ी दिक्कत, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनेगा। ये जी एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस कर्नाटक इलेक्शन को लेके यहाँ पे डिबेट की बात हो रही है और 2024 की बात हो रही है, कम से कम ये तो जो विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते थे कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, कम से कम अब उनको तो जवाब मिल ही गया है। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस प्रकार से क्षेत्रीयता और सह क्षेत्रीयता को वहां पे प्रमुखता से उभारा गया चित्रा जी, ये हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस चेतावनी को याद दिलाता है कि ना, दिस इज नॉट अ जनरल ट्रेंड, ये डेंजरस ट्रेंड है जो भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। तो चुनाव कोई भी हो, पार्टियां जीत जाए तो अच्छा है, वो जीत रहे हैं तो ये डेंजरस है। कैसे चलेगा विशाल मिश्रा जी? ना चित्रा जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो जीते तो डेंजरस है। मैंने कहा जिस प्रकार से क्षेत्रीय और सह क्षेत्रीयवाद का मुद्दा वहां पर उठाया गया, वो हमें उस बात की याद संकेत स्मरण कराता है कि कहीं ना कहीं वो जो भाषाई राज्य पुनर्गठन आयोग को लेकर एक प्रकार से विखंडता की बात की जा रही थी, मतलब आपस में व्यवस्था की बात हो रही थी। आपने देखा नहीं किस तरीके से कुछ लोगों ने नॉर्थ साउथ के जो है वोट को लेकर बात करना शुरू कर दिया। तो आउटकम कुछ भी हो चित्रा जी, लेकिन किसी तरीके से किसी भी प्रकार के मेडलिंग लाइसेंस को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो भारत के इंटरनल मैटर में, इंटरनल अफेयर में वो इंटरफियर करे। अगली बात रही बात 2024 की, तो चित्रा जी ये बात सही है कि पिछले 9 वर्षों में इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भारत अपने स्व के अस्तित्व को पुनर्स्वीकार करते हुए नए भारत के प्रतिमान गढ़ रहा है। अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है नए संसद भवन का, चित्रा जी वो एपिटोमाइज करता है जो मॉडर्न एस्पिरेशन से नए भारत का जो आधुनिक आकांक्षाएं है उसको वो एपिटोमाइज करता है। वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक सिंगल लाइन की जो जनता के एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को अब फाइनली आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है। समझ में आ गया, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। अब अभय दुबे जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अभय दुबे जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए आरएसएस ने संकेत दे दिया है, अपनी ये कमियां हैं उसको दुरुस्त कीजिए, आपके पास तकरीबन 240 दिनों का वक्त अभी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों को हम देखेंगे तो दोनों में एक बड़ा फर्क भी नजर आता है। कर्नाटका से हम उठा लें, जहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पिछली बार बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन 2019 के इलेक्शन में क्या होता है, 28 में से 25 सीटें बीजेपी जीत लेती है। राजस्थान में वो क्लीन स्वीप कर जाती है, केवल एक निर्दलीय जीतते हैं, 25 में से 24 बीजेपी के पास जाती है। उधर मध्य प्रदेश, आप लोग वहां पर जीतते हैं, मध्य प्रदेश में अब 29 सीटों में से कितनी 27 लेकर जाती है, 27 भारतीय जनता पार्टी, एक छिंदवाड़ा ही बचा पाती है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ ले ले, वहां पर क्लीन स्वीप था आपका, लेकिन लोकसभा में क्लीन स्वीप नहीं था अभय दुबे जी। तो जब 2024 की बात होगी तो नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बड़ा चेहरा है, उसकी काट क्या है अभय दुबे जी आप लोगों के पास? और विधानसभा से लोकसभा को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं जब 5 साल पहले के ही आंकड़े अलग अलग कहानी बयां करते हैं?
देखिए चित्रा जी, जब कांग्रेस पार्टी 6 दशकों तक भारत में थी तो अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे, 400 से अधिक सीटों पर थे। ये जो तथाकथित अधिनायकवाद प्रधानमंत्री जी का बताया जा रहा है ना, जिनका कर्नाटक में दुखड़ा और मुखड़ा नहीं चला, 11 प्रांतों में एक भी सांसद जीत कर नहीं आया है, 52 लोकसभा सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हुई है। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, सिर्फ 6 पर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, बाकी जगह बैसाखियों पर है या हथकंडों से हथियाई हुई सरकार है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आप उठाकर देख लीजिए सिलसिलेवार। ये जो बार बार परिवारवाद की बात करें, अडवाणी जी ने इंगित किया था देश को लिख करके कि ये नानाजी देशमुख की या उपाध्याय जी की, अटल जी की पार्टी नहीं रह गई। कुछ लोग अपना हित साधने के लिए आए और आज वो प्रतिबिंबित होता है जब किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह जाती है और इनके धन्ना सेठ विश्व का दूसरा नंबर का धनपति बन जाता है। इन्होंने मुद्रा लोन की बात की चित्रा दी, शर्मसार कर देने वाली बात है। 32 करोड़ में से 27 करोड़ लोन शिशु कैटेगरी के, 50,000 रुपए भी एवरेज लोन उनका नहीं है। पकोड़े का ठेला भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उतने पैसे में नहीं लगता है जय आलोक जी। और कितने एनपीए अकाउंट हो गए वो देख लीजिए। आपने कहा हमने करोड़ों घर बना दीजिए, प्रधानमंत्री जी एक घर बनाने के लिए गरीब को सिर्फ 70,000 रुपए देते हैं। आज घर की लागत का मूल्यांकन करके देखिएगा, बाहर का आंगन भी 70,000 रुपए। आलोक जी, आप तो बड़े बड़े वैभवशाली महलों में रहते हैं, गरीब की झोपड़ी में जाकर देखिए। 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने सिलेंडर एक भी नहीं लिया इस साल। आपने उनकी आजीविका का कर दिया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, एनएचएसओ ने बताया कि 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि 580 रुपए के स्तर पर आ गया। 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार और हाथ खो दिया। 83 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान में आमदनी घट गई। लेकिन इस आपदा में अवसर जब प्रधानमंत्री कहते थे तो हमारी विभीषिका में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो ये अंतर नहीं है, ये खाई बना दी है प्रधानमंत्री जी के काम ने। वो रेखांकित करने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर ने कि प्रधानमंत्री जी की अब ये जो छद्म छवि है ये काम करने वाली नहीं है। और ये जो सांप्रदायिक उन्माद हमारे हिंदू सनातन धर्म के नाम पर आप परोसते हो, जो सदा कहता है, जो संयम है, जो तिरस्कार नहीं आत्मसात करने की बात करता था, उसको आपने ऐसा वातावरण बना दिया अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कि उन्माद पैदा कर दिया। लोग उकता गए अजय आलोक जी। आप काम बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, जो भी काम करेगा वो बरकरार रहेगा सत्ता में, लेकिन संसाधनों के दुरुपयोग से, संसाधनों की लूट से, सत्ता की सरपरस्ती में अगर आप ये खेल खेलेंगे तो आप भी नकाब होंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ये रास्ता तो आप ही ने दिखाया है, ये जो ध्रुवीकरण का रास्ता है जिसको आधार बनाकर आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता को अपनी पोषित करती है। पीएम आवास योजना के तहत आपने कहा है कि 70,000 रुपए मिलते हैं, जबकि मैंने अभी जब यूपी में इलेक्शन चल रहा था मैंने कवरेज की थी, अलग अलग जगहों पर 1.25 लाख रुपए 1,20,000 मिलते हैं, जिनमें से कुछ पैसे मिल जाते हैं घर बनाने के लिए और कुछ पैसे होल्ड कर दिए जाते हैं जब महिला का नेम प्लेट लग जाता है नाम के आगे, उसके बाद वो पैसे भी उनको दे दिए जाते हैं। अगर मैं गलत होंगी तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन हाँ आप बोल रहे हैं 70,000 लेकिन 1,20,000 रुपए की बोलिए। आ रही हूँ अजय आलोक जी, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी 70,000 रुपए देते हैं, राज्य का हिस्सा होता है वो बाकी 40,000 रुपए का, जिसमें से भी 20,000 रुपए मनरेगा के वो कंपोनेंट अलग हैं। लेकिन चित्रा जी कल्पना कीजिए ना, 1,20,000 कैसे घर बना लेगा कोई? आज जब आपने सरिये का भाव, सीमेंट का भाव, मजदूरी का भाव, अरे इसीलिए तो क्यों कहना पड़ा एनओसीएसओ को। ठीक है, बोलिए अजय आलोक जी। कंजम्पशन 580 का क्या है? लेकिन घर तो बन रहे हैं ना अभय दुबे जी, घर बन रहे हैं और लोगों को दिए जा रहे हैं। देखिए ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और जिन लोगों के घर बने थे, मैंने पश्चिम बंगाल में भी लोगों के घर बनते देखा, मैं भी नॉर्थ ईस्ट गई थी, वहां पर भी लोगों के घर बनते देखा है, और वहीं उत्तर प्रदेश का भी मैं आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। जो राज्य स्तर आप कह रहे हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर पैसे देते हैं, घर तो बन रहे हैं और महिलाओं की नेम प्लेट भी लग रहे हैं, ये मैंने खुद देखा है। ये फोटो में एक मात्र प्रश्न का जवाब दीजिए, शहरों में कितने पैसे मिलते हैं बताइए आप, और ग्रामीण भारत में इससे क्यों भेदभाव कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ठीक है, ये सवाल हो सकता है, ये मैं पूछ लेती हूँ अजय आलोक जी। ठीक है, शहरों को 2.5 लाख रुपए, हाँ शहरों में और ग्रामीण इलाकों में ये आपकी बात सही है, लेकिन वो 70,000 वाली बात पे थोड़ा सा मैंने आपको करेक्ट किया। अजय आलोक जी उनकी बातों पर लेकिन जवाब दीजिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सिलसिलेवार तरीके से वो गिना रहे हैं अजय आलोक जी। उसके बाद चित्रंजन जी मैं आ रही हूँ आपके पास। अजय आलोक जी देखिए चित्रा जी, सावन के अंधे को ना सिर्फ हरा हरा ही दिखता है, तो कांग्रेस को सिर्फ मोदी में खोट ही दिखती है, भारतीय जनता पार्टी में खोट ही दिखती है, तो उसके लिए मैं क्या करूं?
एक साथ लिस्ट में इतने काम हैं जो कि ये लोग खुद देखते हैं, इनको विश्वास नहीं होता है कि ये काम हो गया। अब कैसे हो गया? खुद इनके चिदम्बरम ने कहा था जब डिजिटल पेमेंट की बात आई थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इनफॉर्मल इकोनॉमी के बिना हम कैसे चलेंगे, कैसे यूज करेगा कोई यूपीआई भीम ऐप और ये वो। इतनी नकारात्मकता थी इनके वित्त मंत्री में। तो अभय दुबे में अगर नकारात्मकता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ये कहते हैं किसानों के लिए क्या किया चित्रा जी? भाई साहब, प्रधानमंत्री किसान निधि सुना है बात हो जाए अभय जी, एक बार नाम सुना है अभय जी? प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपए मिल रहे हैं अभय जी। यहाँ ऋण माफ करने का ड्रामा नहीं किया जाता है, यहाँ डायरेक्ट किसान को मदद की जाती है। 9 वर्षों में कृषि बजट 6 गुना बढ़ाया, 1-2 गुना नहीं, 6 गुना। अभी परसों एमएसपी भी बढ़ाई। ये सब देख रहे हैं कि नहीं? किसान क्या चंद्रमा से उठ रहे हैं आपके लिए? आपने उसे अलग सेक्टर बना दिया क्या किसानों की आय? लोकसभा लगता है सुनते नहीं आप। निर्मला सीतारमन को सुनते जब उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 1,98,000 करोड़ हो गई इस देश में। तो क्या प्रति व्यक्ति इस देश में किसान नहीं है? ये सब काम क्यों नहीं किया जाए आलोक जी? कर्नाटका में काम क्यों नहीं किया? आपका मुद्दा सवाल तो पूछा जाएगा ना आप लोगों से पलट के। आपका सरकार जो काम गिना रहे हैं बिल्कुल काम नहीं किया। देखिए कर्नाटका में भाई, कर्नाटका में हम सर झुका के नमन करते हैं जनादेश को। लोग हमारे भाई कर्नाटका के जनादेश को हम सर झुका के नमन करते हैं। लोगों में हमारे प्रति गुस्सा था, अविश्वास की भावना थी, इसलिए हमारे इसमें आत्ममंथन करने के लिए अगर कहा जा रहा है तो क्या गलत कहा जा रहा है? हम करेंगे भी, अब करना शुरू भी हो गया है। नई जनरेशन ऑफ लीडरशिप आएगी। येदियुरप्पा जी पहले रिटायर कर गए थे, उसका भी असर ठीक नहीं हुआ। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। लोगों की इमोशंस हमारे साथ नहीं थी, पल्स हमारे साथ नहीं था, इसको स्वीकार करना होगा। राजनीति में अगर ये स्वीकार नहीं कीजिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। गलतियों से सीख के सबक हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम अहंकारी नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये वहीं के वहीं रहेंगे। अभय दुबे जी, मैं सिर्फ 5 उदाहरण इनको देता हूँ, चूंकि इन्होंने किसानों का जिक्र किया। 25,000 रुपए हेक्टेयर आपने खेती की लागत बढ़ा दी और 6,000 रुपए देने का स्वांग रचते हैं। इस बार की किस्त में 2 करोड़ किसानों को आपने उस सम्मान निधि से काट दिया। प्रधानमंत्री जी आए तब से पहला फैसला लिया, 3 अध्यादेश लेकर आए जमीन के अधिकार को हड़पने के लिए। झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती है अभय दुबे जी? पिछले चुनाव में राजस्थान में राहुल गांधी का पहला लाइन था कि हम सत्ता में आए तो आते ही ऋण माफ कर देंगे। 5 साल बीत गए, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, ऋण माफ होते चला गया। बिल्कुल चुप रहिए। पहला वादा राहुल गांधी ने ही किया था ना। कई तो वीडियो दिखाओ। एक करके अभय जी की बात हो 5 साल पहले कि सत्ता में आते किसानों को ऋण माफ कर देंगे। ठीक है, एक करके अपनी बात रखेंगे। वो कह रहे हैं आप झूठे आंकड़े लेकर सामने आए हैं अभय दुबे जी। मैं खुलासा करता हूं। 150 रुपए का गेहूं और चावल का दूसरा बोनस बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा विश्व की सबसे अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आ रहा हूँ। गुजरात ने क्यों बंद कर दी? 6 प्रांतों ने बंद कर दी क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों ने प्रधानमंत्री जी कमा दिए। उसके बाद एक के बाद एक 3 कृषि के चूर काले कानून लेकर आए। आपने लखीमपुर खीरी में रोक दिया, आपने करनाल में मारा, आपने 2 अक्टूबर 2018 को जो दिल्ली के गेट पर विश्व शांति दिवस के दिन मार के लहू लुहान कर दिया। अभी फिर हरियाणा में क्यों मारना पड़ा? योजना में 1,35,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बात कर रहे हैं ना, गजब झूठ बोलते हैं भाई। 27 लाख किसानों का गजब झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती है, शिकन भी नहीं पड़ती है चोरी चेहरे पे। इनके मुख्यमंत्री के भाई बंधुओं का, कृषि मंत्री की वाइफ का कर्ज माफ हुआ। हमने विधानसभा के पटल पर प्रमाण रख दिए कि झूठ बोलते हैं आकर यहाँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, अब मैं जरा आरजेडी के चितरंजन यादव जी को लेकर आना चाहूंगी। बहुत देर से वो चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। एक आंकड़े के साथ चितरंजन जी, अगर हम देखें कोविड के दौरान शुरू किए गए सुधारों के साथ ही सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए पूंजी निवेश में, उसमें भी जबरदस्त तरीके की बढ़ोतरी की बदौलत 2022-23 में देश की जीडीपी 7.2% की वृद्धि उसमें दर्ज की गई, जिसने उसे चीन से भी आगे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो है ही, विदेशी मोर्चे पर भी नरेंद्र मोदी की जिस तरह से तारीफ होती है, हाल ही में हम सब ने देखा था, चाहे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, चाहे दुनिया के दूसरे मुल्कों के हो। तो आप ये नहीं कर सकते हैं क्या ये बताना कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, हर मोर्चे पर नाकाम है सरकार? आंकड़े तो पूरी तरह से इसकी गवाही नहीं देते जो आप लोग आरोप लगाते हैं। चितरंजन जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो आपकी जो मानसिकता है, नाम लेने में भी शायद वही चितरंजन यादव मैं नहीं हूं, मैं हूं पंडित चितरंजन मिश्रा गगन। सॉरी सर, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, फिर से बोलेंगे, मैं सुन नहीं पाई थी।
नहीं, आपने मेरा नाम लिया चितरंजन यादव। चितरंजन गगन जी, सॉरी सर, बोलिए। तो मैं चितरंजन मिश्रा गगन हूँ, चितरंजन गगन कहलाता हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, आंकड़ों पर आ जाते हैं अब ये जो आंकड़े पर। नहीं, आप नहीं, अभी जैसे जिस ढंग से भाजपा के लोग प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं और कहते हैं जैसे कि यहाँ विश्व में बहुत नाम हो गया, तो जैसे 2014 के पहले यह हिंदुस्तान नहीं था, शायद उनको याद नहीं है कि इसी हिंदुस्तान में आज तो बहुत डेवलप कर गया है। इसी हिंदुस्तान में गुट निरपेक्ष सम्मेलन भी हुआ था और इसी देश के प्रधानमंत्री को विश्व के बड़े बड़े हस्तियों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। बिल्कुल। शायद ये लोग भूल गए हैं कि 7वां बेड़ा अमेरिका जब उस समय सबसे पावरफुल राष्ट्र गिना जाता था और उस समय 7वां बेड़ा उसका आ गया था बंगाल की खाड़ी में, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो उस समय था उसका बगैर चिंता किए हुए और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम किया था। इसलिए जो वह सब बात जो है तो केवल हवा पानी है वो सब। और अजय आलोक जी कह रहे थे सबक लेने की बात, वही तो, अगर सबक अगर लेते तो शायद यह गलती नहीं करते। और सावन का जो कहते हैं कि सावन को अंधा को हर बार हरियाली दिखाई पड़ती है जी। 2023 है और 2024 आने वाला है, 2014 और 2019 नहीं है। और जो कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व बनता है कामों से। एक और तो खतरा है ना जिसका अजय आलोक ने जिक्र किया था, चितरंजन गगन साहब, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर पूरी तरह से भरोसा है कि 24 तक आप लोगों के साथ वो बने रहेंगे, बीच बीच में वो भूल जाते हैं, उसका भी वो जिक्र कर रहे थे। इसको लेकर हर एक पार्टी, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे चाहे आरजेडी के साथ रहे, इस बात का डर तो बना ही रहता है सबके भीतर। नहीं, चित्रा जी, वह अजय आलोक जी का व्यक्तिगत मामला, लेकिन 17 वर्षों से भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहे हैं कि नहीं रहे? अजय आलोक जी का मैं मामला समझता हूं कि उनका व्यक्तिगत मामला है नीतीश जी के साथ, ऐसी उनकी भावना है, लेकिन यही नीतीश जी। ठीक है सर, अब अजय आलोक जी का व्यक्तिगत मामला क्या है उस पर तो डिबेट हो नहीं रही है। डिबेट हो रही है बीजेपी वर्सेस ऑल की, ये जो लड़ाई इस वक्त चल रही है उसी को लेकर। एक तरफ बीजेपी के दावे हैं कि कामकाज नरेंद्र मोदी का चेहरा उनके साथ है और इसके अलावा तमाम उन मुद्दों पर बीजेपी ने पिछले 9 वर्षों में जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बलबूते 24 में उसको विजय मिलेगी। लेकिन यकीनन ऑर्गेनाइजर ने जो सचेत किया है इसके जरिए क्या बीजेपी अपनी कमियों को दूर करेगी या फिर विपक्षी दल बाजी मार ले जाएंगे, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।